Hello everyone, in this video we will discuss MEG 1. MEG 1 is your British novel. So इसमें कुछ important poetries को discuss करेंगे जो poetries आपके exam point of view से important है. As per your comments कि आपको चाहिए थी कि important poetries कौन सी हैं, repeated poetries और you can say top और wanted poetries जो आपके upcoming exam में आ सकती हैं. तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो शॉर्ट ही होगी और इसमें जितनी भी पोइट्री को डिस्कस करेंगे दैट ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो बात करेंगे यूनिट 1 से. यूनिट 1 से स्टार्ट किया है हमने. जो नॉन प्रीस्टेल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक ऑप्शन में करके चला है, जैसे कि एग्ज़ाम में पूछता है उसी तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन किया है. इसे आप एक गेस्ट पेपर की तरह भी देख सकते हैं, बट इसके अंदर जो आरटीसी की लाइन्स है दैट इज़ नॉट गिवन. राइट, आरटीसी इज़ नॉट गिवन बट द नेम ऑफ द पोइट्रीज आर हेयर. In every numbering, two poetries are there. You have to attempt any one in examination, but right now you have to complete both of them. So number one is non-pristale and next one is the epithalamium and prothalamium. Non-pristale is very important. जब first question आता है तो non-pristale से ही आता है. If I'm talking about RTC और poetry session, क्वेश्चन आंसर आता है तो उसमें आपसे कुछ और भी पूछ लिया जाता है, बट पोइट्री सेशन में आपसे non-pristale ही पूछा जाता है. नेक्स्ट नंबरिंग पे दैट एडमंड स्पेंसर का जो ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर 2, यहाँ से आपको एपिथैल्मियम एंड प्रोथैल्मियम, तो बोथ पोइट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एपिथैल्मियम में जो पोइट है एडमंड स्पेंसर, वो एलिजाबेथ बॉयल के साथ अपनी जो मैरिज लाइफ है उसको एक्सपेल करते हैं. सो यही चीज़ें उसके अंदर एक्सप्रेस की गई है. नेक्स्ट वन इज़ प्रोथैल्मियम. प्रोथैल्मियम में एडमंड स्पेंसर अपनी मैरिज को सेलिब्रेट नहीं करते, बल्कि सॉमरसेट की 2 डॉटर्स हैं जिनकी मैरिज है, तो उनके लिए एक पोइट्री लिखते हैं. इनको बोला जाता है, इनको हायर किया जाता है और यू कैन से, तो ये दोनों पोइट्रीज़ हैं. इनमें से एक पोइट्री आपको एग्ज़ाम में लिखने को मिलती है. नंबर 3 इज़ एसटीसी एंड पुली. एसटीसी एंड पुली बोथ पोइट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दिस बोथ पोइट्रीज आर कमिंग ऑन ऑप्शन, इसलिए मैंने यहाँ पे भी इनको ऑप्शन फॉर्म में ही लिखा हुआ है. नेक्स्ट वन इज़ एलएलजीरियो एंड लेसिडस. बोथ आर ऑफ सेम राइटर और ये जो पोइट्री है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन इज़ 5th मैकफ्लेक्नो. मैकफ्लेक्नो पे तो हार्डली कोई साल होता है जिस पे होता है कि क्वेश्चन नहीं आया, अदरवाइज़ क्वेश्चनिंग के फॉर्म में भी मैकफ्लेक्नो आएगा आपका और आरटीसी के फॉर्म में तो मैकफ्लेक्नो आएगी ही आएगी. तो आपको पता होना चाहिए मैकफ्लेक्नो किसके ऊपर लिखी गई, क्यों लिखी गई. ये एक एपिक की तरह पोइट्री है दैट इज़ रिलेटेड टू अ किंग और ए किंगडम और अ फुलिश प्रिंस. सो यू हैव टू कंप्लीट इट फ्रॉम द प्लेलिस्ट ऑफ MEG 1. नेक्स्ट जो इसका ऑप्शनल में आता है दैट इज़ द एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुटनॉट. ये एक लॉन्ग पोइट्री है सेम एज मैकफ्लेक्नो, बिकॉज मैकफ्लेक्नो का भी जो पोइट्री लाइन्स हैं दिस आर वेरी ह्यूज. आई थिंक अराउंड 200 to 300 लाइन्स हैं मैकफ्लेक्नो में, सेम एज द एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुटनॉट. तो ये पोइट्रीज जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आरटीसी अगर आती है तो इनको ऑप्शन में पूछा जाता है, इसीलिए यहाँ पे भी इनको ऑप्शन में गिवन किया गया है. नेक्स्ट वन इज़ द टाइगर एंड द लैम. Both poetries belongs from a same writer, same poet, and these are very important. The Trump of My Life, as you know, this is written by The Trump of My Life. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक लेंथी पोइट्री है, बिकॉज लेंथी पोइट्री होता है तो वहाँ पे जो कवरिंग का एरिया होता है वो थोड़ा कम हो जाता है. तो यू हैव टू नो द स्टोरी लाइन्स, यू नो द स्टोरी, व्हाट व्हाई आई एम सेइंग द स्टोरी. द पोइट्री इज जस्ट लाइक अ एपिक. नो द एपिक वो पोइट्री लाइन्स की तरह होंगी और लॉन्ग नरेटिव पोइम्स को ही एपिक की कह सकते हैं आप, उसे एपिक से डिनोट किया जाता है. सो हेयर द ट्रम्प ऑफ माई लाइफ एंड हाइपेरियन बोथ पोइट्रीज आर इन ऑप्शन. आई हैव सेलेक्टेड हेयर एज अ ऑप्शन. दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको करनी है. ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो और का ऑप्शन है, ये और का ऑप्शन इसलिए दिया गया है बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम द बोथ पोइट्रीज आर कमिंग इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शनल. द ट्रम्प ऑफ माई लाइफ एंड द हाइपेरियन. नेक्स्ट वन इज नंबर 8 इज सोडेलो एंड फ्रा लिपोलिपि. सोडेलो एंड फ्रा लिपोलिपि, आई एम सेइंग कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो फ्रा लिपोलिपि. सो फ्रा लिपोलिपि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोइट्री एंड यू हैव टू कवर इट. नो सेकेंड ट्रॉय और वेस्टलैंड.
MEG 1 का अगर एग्ज़ाम होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि नो सेकंड और वेस्टलैंड से क्वेश्चन आए। वेस्टलैंड के 5 पार्ट्स हैं। वेस्टलैंड पोइट्री टोटली डिवाइडेड इनटू 5 पर्टिकुलर पोएम्स, 5 सेपरेट पोएम्स, starting 3 poems, 3 or 4 poems only in your syllabus. So according to syllabus, complete your preparation. एंड वेस्टलैंड में भी जो पार्ट है द गेम ऑफ चेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको पर्टिकुलर को आप नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट वन इज़ नो सेकंड ट्राई। नो सेकंड ट्राई आपको पता है क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 10 इज़ डैडी। हार्डली डैडी में 4-5-6 लाइन्स हैं, बट द पोइट्री डैडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट on critical point of view as well as in examination point of view. You can say that this poetry is a favoritism of examiner. Some poetries are just like favorite, Macfleckno, Pulley, The Lamb, Sordello, The Trump of My Life, No Second Troy, The Wasteland, and Daddy. Daddy is also an important part of MEG 1. And last is I Remember. I Remember is also a huge poetry, and these lines are very important. In the form of RTC, it's repeat again and again and again. So these are the basic or you can say top 10 or 20 top 10 questions, or you can say क्योंकि 10 questions हैं और उसमें और की फॉर्म में है as like your exam, और you can say this video is also your guest paper कि इस तरीके से आपको फॉर्मेटिंग हो सकती है अगर RTC के ऊपर क्वेश्चन आता है तो। So you have to complete at least 20. These 20 poetries are given here. You can't skip anyone else. सारी ही इम्पोर्टेंट है, सभी ही करनी है आपको। और MEG 1 ब्रिटिश पोइट्री का जो पेपर है, these are 2 factors. Like sometimes it came like question answer form and sometimes it's in RTC form. So we can't expect कि आपको क्या देखने को मिलेगा। Sometimes we think like कि RTC आएगी, but we get questions. So you have to prepare in a both manner, RTC as well as question answers, because question answers are a little bit easier than the RTC, because in RTC you have to find out the writer and the name of the poem, and few poems are just like mix up. If I say prothalamium and epithalamium that written by Edmund Spenser, these poems are connect each other, because in both poems it's a marriage ritual, it's a marriage system, husband, wife, bridegroom, these things are there. So you have to recognize the poetry line as well as recognize the name of the poet. That's why I'm saying RTC is little bit tough than question answers, क्योंकि question answers बहुत easy होते हैं. You know that Edmund Spenser, you know he has written sonnets, prothalamium, epithalamium, this and that, तो आपके लिए easy हो जाता है उस आंसर को complete करना. सो दिस इन पोइट्रीज़ को आपको कंप्लीट करना है, अच्छे से करना है। और टॉप 30 पोइट्रीज़ का भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आप चैनल प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएंगी, तो उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक और न्यू क्वेश्चन आंसर और न्यू कमेंट। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट कर लीजिए, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन आपके लिए है कि जो डैडी पोइट्री है वो किसने लिखी है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, राइट? क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और इसके जो पोइटेस हैं उनके बारे में लोग उनका नाम भूल जाते हैं। मैंने आपको क्लू दे दिया है कि वो पोइटेस हैं, राइट? सो यू हैव टू मेंशन द नेम हियर। ये आपका एक टेस्ट हो जाएगा, आप उनका नाम मेंशन करेंगे डैडी पोइट्री का।